प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं, केवल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर बात करा था, जैसे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, देन इसके बाद में लिमिट किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की क्या होती है, कंटिन्यूटी कैसे होती है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने चेक करी थी। नाउ अब हम धीरे धीरे इस टॉपिक में अंदर जाएंगे और आज हम लोग बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है CR इक्वेशन, ठीक है ना, जिसको हम लोग कॉशी-रीमान इक्वेशन भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का और एक बेस है एनालिटिक फंक्शन के लिए बेसिकली। तो एनालिटिक फंक्शन को पढ़ने से पहले CR इक्वेशन को स्टडी करना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे CR इक्वेशन जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टैंड होता है बच्चों। हम लोग इसके लिए बच्चों एक थ्योरम पढ़ेंगे और वो थ्योरम खासकर जो BSc के बच्चे हैं, जो प्योर मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, उनके लिए स्टेट एंड प्रूफ में भी आता है अक्सर, और कई बार क्या कहते हैं, और बेसिकली कहेंगे तो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, खासकर बीटेक के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ इसका, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे, खासकर बीटेक वाले जो बच्चे होंगे। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और पूरी तरह से समझते हैं। उम्मीद करेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में बहुत हद तक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आपकी समझ और बढ़ती जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट्स डू समथिंग। हम लोगों ने जैसे पिछली क्लास में विद्यार्थियों कुछ खास चीजें पढ़ी थी। क्या? एक तो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन fz हमारे पास में अगर है तो उस fz कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है सामान्यतः हम उसको इससे डिनोट करते हैं f-z, या इसको हम लोग d of fz by dz इज इक्वल्स टू लिमिट, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, इसको del z कर देते हैं टेंड्स टू 0 fz प्लस del z कॉमा माइनस fz बाय del z, ठीक है ना, दिस वन। तो दिस इज द डेफिनेशन जो कि जिसको हम लोग कहेंगे इनिशियल डेफिनेशन भी होती है डिफरेंशिएशन की, ये आप लोगों ने कक्षा 12वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर थोड़ा सा बेस बना रहा हूं बस आपके लिए, है ना। यहां पर जो बेसिकली फंक्शन है वो है हमारा fz, और fz जो है वो वास्तव में और कुछ भी नहीं है, दो वेरिएबल का फंक्शन है fx-y, क्योंकि z जो होता है वो बेसिकली x प्लस iy होता है, x प्लस iy। तो हमारा जो fz होता है बेसिकली वो भी x और y का ही फंक्शन होता है। सामान्यतः हम fz को दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, u और v। तो इसमें जो u होता है विद्यार्थियों वो भी x और y का फंक्शन होता है, x और y का फंक्शन होता है, और जो v होता है v भी x और y का फंक्शन होता है, ठीक है ना। अगर हम कभी भी विद्यार्थियों fz के रियल पार्ट में कुछ भी चेंज लाते हैं, आई रिपीट, अगर हम fz के रियल पार्ट में कुछ भी, नॉट रियल पार्ट, हाँ, fz के x पार्ट में अगर मैं ये कहूं कि fxy इज इक्वल टू दिस वन, तो अगर हम x में चेंज कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग u और v दोनों में ही चेंजेस होंगे। क्लियर है? और थ्योरम में जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम लोग थ्योरम के साथ में देखते जाएंगे। बस आप लोग कोशिश करिएगा कि फोकस रहें। जो भी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पढ़ते समय दिक्कत कर सकती हैं, वो सारी की सारी चीजों का मैं यहाँ पे ध्यान भी रखूंगा कि पढ़ाते समय वो सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएं, ठीक है ना। और इस थ्योरम के बाद में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, बेसिकली वो और कुछ भी नहीं है, CR इक्वेशन पोलर फॉर्म में है। ये जो CR इक्वेशन हम लोग स्टैब्लिश करने वाले हैं विद्यार्थियों, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर है, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर है, और वो पोलर प्लेन पे हम लोग स्टडी करेंगे, और फिर एक छोटा सा रिजल्ट भी है उसी के साथ में। लेट्स स्टार्ट, है ना, बार बार बोल रहा हूं, लेट्स स्टार्ट। तो विद्यार्थियों पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि थ्योरम हमसे कहता क्या है ना। थ्योरम हमसे कहता है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन w, बेसिकली इट्स नॉट w, इसको आप fz भी कह सकते हैं ना, fz इज इक्वल्स टू uxy प्लस ivxy इज इक्वल्स टू fz लिखा भी है,
to exist for all values of z in a region R are del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y are continuous function of x and y in R. सेकंड है del u by del x is equals to del v by del y, del u by del y is equals to minus del v by del x. मतलब u का x के रिस्पेक्ट में is equals to v का y के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में is equals to माइनस ऑफ v का x के रिस्पेक्ट में. बेसिकली ये जो सेकंड वाली रिलेशन होता है इसी को ही हम लोग कॉची-रीमान इक्वेशन या शॉर्ट में CR इक्वेशन कहते हैं. तो इसका मतलब ये है कि यदि fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. और अगर किसी फंक्शन fz के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंशिएबल है ना, और उसका एक यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. और ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में है. तो इसका मतलब ये है, देखिए नेसेसरी का मतलब होता है कि आप fz को डिफरेंशिएबल मान लीजिए और ये दिखा दीजिए, ये नेसेसरी होता है, मतलब ये आवश्यक है. तो आवश्यक के लिए इसको दिखाते हैं. और सफिशिएंट का मतलब होता है इसको मान लीजिए और जो आपको दिखाना है क्या, कंडीशन फॉर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फिर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करता है, हम ये दिखाएंगे. तो कई बार बच्चों को नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब क्या होता है इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है ना. तो वो कंफ्यूजन यहां पर हम लोगों ने एक डिस्कशन में ले लिया है. तो नेसेसरी मतलब जो आपको दिखाना है उसके लिए वो कंडीशन दिखानी पड़ती है, मतलब ये हम मानते हैं और कंडीशंस को एस्टैब्लिश करते हैं. फिर सफिशिएंट में कंडीशंस को मान के चलते हैं कि वो हैं एस्टैब्लिश, और जो आपको प्रूफ करना होता है हम उसको दिखाते हैं कि दैट प्रूफ्ड, राइट. तो अब क्वेश्चन को लेते हैं विद्यार्थियों और शुरू करते हैं. सो यहां पे प्रूफ इसका शुरू होता है, ए कंडीशन इज नेसेसरी. तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं प्रूफ में लेते हैं कंडीशन इज नेसेसरी. तो इफ fz possesses a unique derivative at pz मतलब कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट, तो हमने क्या मान लिया कि fz का कोई एक यूनिक डेरिवेटिव है किसी पॉइंट pz पर, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है. देन f डैश z की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग लिमिट del z इज इक्वल्स टू del z टेंड्स टू 0 fz प्लस del z माइनस fz अपॉन del z. सिंपल सी डेफिनेशन जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करी थी वो लगा दिया. नाउ व्हाट इज, अब इसमें चेंजेस आएंगे क्या बच्चों, चेंजेस क्या आएंगे, fz प्लस del z का मतलब क्या है. देखो fz का मतलब है uxy प्लस आयोटा vxy, ये fz का मतलब है. तो अगर आप fz प्लस del z कर रहे हैं तो बेसिकली del z का मतलब भी क्या होता है, del z का मतलब होता है del x प्लस आयोटा del y, ये del z का मतलब होता है, ठीक है ना. तो fz प्लस del z क्या होगा, इसका मतलब यह है कि x और y दोनों में चेंजेस आ जाएंगे. तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ऐसा u x प्लस del x कॉमा y प्लस del y प्लस आयोटा v x प्लस del x कॉमा y प्लस del y. ये कुछ इस तरह से बनेगा, है ना. ये इसकी वैल्यू आएगी. ये कैसे आई, क्योंकि आपने z में परिवर्तन कर दिया है, तो राइट साइड में जो x और y हैं उनमें भी परिवर्तन हो जाएगा. x प्लस del x बन जाएगा, y प्लस del y बन जाएगा. सिंपल, राइट. तो यही आपने यहां पर भी कर दिया. सो अब पूरा का पूरा क्योंकि x y में परिवर्तित हो रहा है, आप del z की जगह पर लिख रहे हो del x प्लस आयोटा del y, तो यहां पर भी जो लिमिट है del z टेंस टू 0 की जगह del x टेंस टू 0, del y टेंस टू 0 हो जाएगी. इसकी जगह पर देखो बच्चों वही आया ux प्लस del x कॉमा y प्लस del y प्लस आयोटा v x प्लस del x प्लस y प्लस del y माइनस और fz, तो ये डायरेक्ट fz की वैल्यू आ गई, ठीक, ये आ गया यहां पर. नाउ अब विद्यार्थियों बेसिकली यहां पर पहले आप क्या कर लीजिएगा कि u वाली चीज को साथ में रख लीजिएगा और v वाली चीज को साथ में, मतलब ये यहां पे इसने वैसे डायरेक्ट कर लिया है, आप इसको इस तरह से पहले अरेंज कर लीजिएगा. क्योंकि जिस बुक को मैं रेफरेंस लेके पढ़ा रहा हूं वो थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाती है, मतलब एक दो स्टेप्स आपके लिए छोड़ देती है हमेशा हर स्टेप के बाद में. तो ऐसी बुक्स को पढ़ना वैसे अच्छा रहता है क्योंकि इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कॉपी पे, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा सीखते हैं बनिस्बत उनके कि वो बुक्स आपको पूरी तरह से बिल्कुल ऐसे चम्मच से पिला के सारी चीजें दे दें. ये भी देखो इसके ऐसे आएगा, इसके तो दिमाग ही ना लगाना पड़े, ठीक है ना. तो बेसिकली ऐसी किताब ज्यादा ठीक होती मेरे हिसाब से.
जिनमें आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़े, है ना। चलिए, सो यहां पर पहले इसको आप चेंज कर लेना, कैसे, इस तरह से, ये इस वाले पोर्शन को बता रहा हूं, वो लिमिट तो ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेना, यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई, ठीक है, माइनस ये वी यू को साथ में ले लेना, यू एक्स वाई ऐसे लिख लेना, और ये ब्रैकेट, ठीक, फिर प्लस आयोटा कॉमन ले लेना इसमें से और इसमें से, और यहां पे ऐसे लिख देना वी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स वाई, ऐसा, ये ब्रैकेट क्लोज, और पूरे के नीचे आ जाएगा आपका डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर लिमिट del x tending to 0, del y tending to 0, और this is equals to f dash z बेसिकली जो चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो बच्चों, ये बेसिकली जो आप लेकर आ गए हो, है ना, तो यहां पर दो लिमिट्स आपकी जा रही हैं, किसकी ओर जा रही हैं, 0 की ओर जा रहा है। तो हम इस लिमिट को, मतलब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें del z को 0 की ओर लेके जाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि x और y दोनों 0 की ओर जाएं। अगर हम किसी एक को 0 मान लें और किसी एक की ही लिमिट को लें, तो भी आप del z टेंड्स टू 0 तक पहुंच जाएंगे। मतलब z क्या है बेसिकली, z इज व्हाट, z बेसिकली इट्स अ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, उसमें दोनों ही हैं। तो जब उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही हैं, तो आप क्या कहते हैं, किसी एक को 0 मान के किसी एक को भी अगर कंटिन्यू कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल भाई जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में 2 पार्ट होते हैं, लेकिन यहां पर तो आप सब अज्यूम कर रहे हैं ना, तो अगर आप ये मान के चलो कि भाई इसका केवल रियल पार्ट ही है, ठीक है ना, तो भी काम कर जाएगा, क्योंकि लिमिट तो जारी है। और अगर आप ये मान लें कि भाई इसमें केवल इमेजिनरी पार्ट ही है ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यही 2 एज्यूम्शन लेके ये यहां पे काम करेगा, ठीक है ना। सो इसी एजम्पशन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पे इसने लिख भी लिया है, सिंस del z कैन अप्रोच 0 इन एनी मैनर वी कैन फर्स्ट अज्यूम del z टू बी होली रियल। मतलब हम मान लेते हैं कि del z जो है वो कंप्लीटली रियल है, ठीक है ना, कंप्लीटली रियल, एंड देन होली इमेजिनरी, और सेकंड केस में मान लेंगे कि वो कंप्लीटली इमेजिनरी है, ठीक। When del z is wholly real, then del y की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, एंड del z की वैल्यू जो है वो केवल del x के बराबर आ जाएगी। तो इस पूरे में जहां जहां पर भी बच्चों del y होगा, हम उस del y को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक। तो अगर हम del y को 0 कर देंगे तो हमारे पास में स्थिति क्या बनेगी, ठीक है ना, यहां पे भी ये del y 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में ये स्थिति बनेगी, f dash z इज इक्वल टू लिमिट del z टेंड्स टू 0 u x प्लस del x प्लस y, क्यों, क्योंकि del y आपने 0 कर दिया, माइनस u x y डिवाइड बाय आपने del x को इसके नीचे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आप कर सकते हो, प्लस में है तो, प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स वाई डेल एक्स। तो बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, ये x में डिफरेंशिएशन है, और ये जो है ये भी x में डिफरेंशिएशन है। तो दिस f डैश z इज इक्वल्स टू डेल u बाय डेल x, ये u का x के रिस्पेक्ट में है, तो डेल u बाय डेल x प्लस आयोटा ये v का x के रिस्पेक्ट में है, प्लस आयोटा डेल v बाय डेल x, ठीक। तो ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गया, है ना, f डैश z की वैल्यू। अब इसी तरह से जैसे आपने अभी fz को कंप्लीटली del z को कंप्लीटली रियल माना था, अब del z को आप कंप्लीटली क्या मानिए, इमेजिनरी मानिए। तो ऐसे केस में when del z is wholly imaginary then del x is equals to 0 हो जाएगा बच्चों, del x is equals to 0 हो जाएगा, एंड del z is equals to iota del y हो जाएगा बच्चों। तो अब जब del z की वैल्यू iota del y हो जाएगी, देन यू विल गेट दिस वन, तो आपके पास में ये वाली स्थिति बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी, जहां जहां पर भी del x हो वहां वहां पर del x की वैल्यू को 0 कर दीजिएगा, तो आपके पास में ये बनेगा f डैश z इज इक्वल्स टू लिमिट del y टेंड्स टू 0 u x y प्लस del y माइनस u x y अपॉन आयोटा del y, ध्यान दीजिएगा, प्लस आयोटा v x y प्लस del y माइनस v x y अपॉन आयोटा del y, ठीक है। मतलब कि ये जो आपने ऊपर लिखा था ना ये वाला, इसमें अब इसको 0 मान लेना है, इसे ये इसको 0 मान लेना है, दैट्स ऑल, और ये इस वाले को 0 मान लेना है, और जो बचेगा उसको एज इट इज लिख देना बस, और क्या।
तो ये आपके पास में कुछ रहो, ठीक है। तो ये स्थिति बनेगी, यस, ठीक है। सो नाउ जब ये स्थिति बनेंगे बच्चों, तो ये क्या बन गया, ये u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बन गया, और ये क्या बन गया, ये v का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बन गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1/i बाहर कर दो, और del u बाय del y प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में कितना आ जाएगा, दिस इज del v बाय del y। तो ये आपने यहां पर ऐसे कुछ इस तरह से लिख दिया। और अगर आप यहाँ पे ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ऊपर आयोटा आ जाएगा और नीचे भी आयोटा आ जाएगा, तो आई स्क्वायर मिलके -1 हो जाएगा। तो del u बाय del y विथ नेगेटिव साइन विथ आयोटा, तो del u बाय del y विथ नेगेटिव साइन आयोटा आ गया, और ये del v बाय del y को आपने पहले लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। तो भाई आपके पास में f डैश z की 2 वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन आपने ये क्या कहा है, आपने बोला है कि भाई जो फंक्शन है आपका fz वो डिफरेंशिएबल है और उसका यूनिक डेरिवेटिव है। तो यूनिक डेरिवेटिव है तो भाई ये 2 डेरिवेटिव अलग अलग नहीं होंगे, फिर एक ही होंगे। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इन दोनों को बराबर में रख दोगे। तो यहां पर ये पहली एक्सप्रेशन से और ये दूसरी एक्सप्रेशन से, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। मतलब अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शन बराबर होते हैं तो ये तभी संभव है जब उनका रियल पार्ट के बराबर हो, दोनों और के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। तो आप यहां पे क्या करेंगे विद्यार्थियों, आप यहां पे del u बाय del x इज इक्वल टू हो जाएगा del v बाय del y, और del v बाय del x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस del u बाय del y। तो अल्टीमेटली यहां से आपके पास में ये निकल के आएगा del u बाय del x इज इक्वल टू del v बाय del y, और कॉमा del, ये यहां पे भी आप ऐसे भी ले सकते हो, del u बाय del y इज इक्वल्स टू, इस माइनस को उधर लगा दो, माइनस del v बाय del x। ये मैं इस तरह से याद रखने की कोशिश करता हूं, मतलब u को पहले ही रखता हूं मैं, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है कि आप फिर कैसे याद रखना चाहते हैं। सो दिस इज योर del u बाय del x इज इक्वल्स टू दिस वन। ये आपकी CR इक्वेशन स्टैब्लिश हो गई है, ठीक है ना। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है बेसिकली, तो उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो सभी कंटिन्यूअस भी होते हैं, तो इसलिए ये सब कंटिन्यूअस भी होंगे। तो पहली जो नेसेसरी कंडीशन है वो हो गई कंप्लीट, कि हमने फंक्शन को डिफरेंशिएबल माना fz को, और CR इक्वेशंस को एस्टैब्लिश करा, और डेरिवेटिव्स को कंटिन्यूअस दिखा दिया, ठीक है ना। तो वो बेसिकली डेरिवेटिव अगर है तो कंटिन्यूटी ऑटोमेटिकली रहती है हमेशा। So thus the necessary condition for the existence of the derivative of fz is that the CR equation should be satisfied। वो होनी ही चाहिए, जरूरी है, ठीक है ना। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो अब सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है विद्यार्थियों, सेकंड कंडीशन है सफिशिएंट वाली, यही सबसे बढ़िया और मजेदार चीज बनेगी अपने लिए, ठीक है। तो चलिए आइए अपन लोग यहां से शुरू करते हैं। कंडीशन इज सफिशिएंट, सपोज ये कंडीशन इज सफिशिएंट, ऐसे लिख देना। Suppose fz is a single valued function possessing partial derivatives at each point of the region and CR equation 3 are satisfied। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये हमने मान लिया। अब दिखाना क्या है कि f डैश z एग्जिस्ट करता है और उसकी यूनिक वैल्यू है, ये हमें दिखाना है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देन बाय टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, हम टेलर थ्योरम का यूज करेंगे, जो 2 फंक्शंस के लिए होती है ना, हम उसका यूज करेंगे। अब टेलर थ्योरम पहले एक फंक्शन की तुम्हें समझाता हूं। सो अगर कोई फंक्शन है fx, तो हम fx प्लस h को इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर fx प्लस f डैश x अपॉन फैक्टोरियल 1 h प्लस f डबल डैश x अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। इट मींस दैट, देखो इसको दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहां पर क्या है कि जो h है इसको वेरिएबल माना है और x को कांस्टेंट माना है। अगर उल्टा कर देंगे तो ऐसा बनेगा, कैसे, f h प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश h प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एच एन प्लस सो ऑन। मतलब ये आपने यहां पर आपने
x को वेरिएबल माना और h को कांस्टेंट माना, तो ये इस तरह से एक्सपेंशन बन जाता है। ये सिंगल वेरिएबल के लिए टेलर्स थ्योरम है। लेकिन अगर हम दो वेरिएबल की बात करें x प्लस एच वाई प्लस के, तो इस दो वेरिएबल फंक्शन के लिए भी टेलर्स थ्योरम से हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं। और ये हम लोगों ने बेसिकली कैलकुलस में पढ़ा भी है। जब हम लोग मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जाते हैं तो वहां पे एक टेलर्स थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल आता है। तो आप अगर उस टेलर्स थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल को देखेंगे तो बेसिकली उसी का ही यूज यहां पर किया हुआ है, ठीक है। और यहां पर अब कैसे यूज करा है आइए जरा देखते हैं। लुक एट दिस, यस लुक एट दिस, ये देखिए। सो ये टेलर्स थ्योरम कैसे यूज करा है, एफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू वो निकाल रहा है और एफ जेड प्लस डेल जेड को हम लोग यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पहले देख लिया था कि हाँ भाई हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब नाउ वो इसके ऊपर टेलर्स थ्योरम अलग लगाएगा और इसके ऊपर टेलर्स थ्योरम अलग लगाएगा बच्चों। तो इसके ऊपर टेलर्स थ्योरम जब लगाएगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, यू एक्स वाई प्लस डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई, फिर इसके आगे बनेगा डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई, सॉरी डेरिवेटिव का ऑर्डर बढ़ता जाएगा। तो यहां पर अगला जो टर्म बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मैं यहां पे लिख के बता देता हूं, हालांकि तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर और डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर डेल वाई का होल स्क्वायर, और ऐसे बढ़ेगा, मतलब डेरिवेटिव का ऑर्डर बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से v में भी होगा, आयोटा बाहर वी एक्स वाई प्लस डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस अगला जो आएगा वो डेल टू वी बाय डेल एक्स का स्क्वायर डेल एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर बेसिकली जो डेल एक्स और डेल वाई है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, और जैसे जैसे आप उनका स्क्वायर करोगे, उनके क्यूब करोगे, ठीक है ना, तो वो और भी छोटी क्वांटिटीज हो जाएंगे, तो उनको आप यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हो। यही इसने करा भी है इस थ्योरम में। तो जब आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और जो स्मॉल चेंज इन एक्स एंड वाई है, डेल एक्स डेल वाई, उनकी वैल्यूज बहुत छोटी थी, उनको आपने जब नेग्लेक्ट करा तो आपके पास में केवल इतनी चीजें बचेंगी। कौन सी चीजें बचेंगी, यू विल गेट ओनली, आप इसे लीजिएगा, इसे लीजिएगा, इसे लीजिएगा और इसे लीजिएगा, ठीक है ना, दैट्स ऑल। So you are omitting terms beyond the first power of del x and del y, मतलब सेकेंड पावर और सेकेंड थर्ड पावर सब छोड़ दिया। अब इसमें आपने क्या करना है, देखो यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, आप इसको साथ में लिखना। जैसे यहां पर तो उसने डायरेक्ट कर दिया है, मैं आपको अलग से कर बताता हूं। देखिए इसके बाद में एक लाइन को आप और ऐड करना और यहां पे लिखना यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ऐसे लिखना, प्लस अब फिर प्लस लगाना, यस। अब देखो ये डेल यू बाय डेल एक्स और यहां पर भी डेल वी बाय डेल एक्स, और ये डेल एक्स दोनों में कॉमन है, तो ये वाला टर्म कॉमन लो दोनों में, और जो चीज इसके साथ कॉमन आ रही है वो अंदर ब्रैकेट में लिखो। तो आपको मिलेगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स और ये डेल एक्स ऐसे मिलेगा, प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल वाई और ये डेल वाई ऐसे मिलेगा। तो देखो ये डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा दिस वन डेल एक्स और डेल वी बाय डेल वाई प्लस दिस वन, ये ऐसे मिल जाएगा। मतलब ये कॉमन लिया तो ये और ये ब्रैकेट में आ गए विथ आयोटा साइन का ध्यान रखना, फिर डेल वाई कॉमन लिया दोनों में से तो ये वाली चीज आपके पास में आ गई, और आपके पास में अल्टीमेटली देखो इसको लिख सकते हैं आप एफ जेड, क्योंकि एफ जेड है तो एफ जेड प्लस डेल जेड इज इक्वल टू एफ जेड, और ये दोनों एज इट इज आ गए, है ना। अब क्या करना, इस एफ जेड को उठा के इधर ले आना, तो ये आपका एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड इज इक्वल टू ये एज इट इज आ गया यहाँ पर। नाउ लुक एट दिस, नाउ यूजिंग सीआर इक्वेशन 3 रिप्लेस डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल वाई बाय माइनस डेल वी बाय डेल एक्स एंड माइनस एंड डेल यू बाय डेल एक्स। मतलब कि ये जो चीज आपके लिखी हुई है ये वाली, इनको आप चेंज कर दीजिए। जैसे डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है ना, डेल यू बाय डेल वाई को क्या लिख देंगे आप, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स प्लस आयोटा
डेल v बाय डेल y को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको डेल u बाय डेल x। मतलब v को आपने u में कन्वर्ट कर दिया और u को आपने v में कन्वर्ट कर दिया विद्यार्थियों, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। जब आप ये कर देंगे तो आपका ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना। इस लाइन के बाद में एक एक्सप्रेशन और लिखिएगा, तब जाके आपको ये वाली एक्सप्रेशन जो है ना वो समझ में आएगी। हालांकि ज्यादा कुछ किया नहीं है इसमें, डायरेक्ट कर दिया। देखो क्या, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है, प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। डेल एक्स ये भी सही है, यहाँ पे ये डेल एक्स आएगा, ये गलती से ऐसा लिख दिया है, माई प्लस इसकी जगह पर ये माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, तो ये आ गया, प्लस आयोटा डेल यू बाय डेल एक्स आ जाएगा, ये आ गया, और डेल वाई। अभी ध्यान रखना बच्चों कि उसने किया क्या है, उसने अब उसको करना क्या है, लुक एट दिस। अब यहां से उसने आयोटा को कॉमन लिया। किसको कॉमन लिया, आयोटा को कॉमन लिया, ठीक है ना। ये देखो आयोटा कॉमन लिया, तो आयोटा को कॉमन लेने का मतलब है कि एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि इसमें उसने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से डिवाइड कर दिया। बहुत सिंपल सी बात है। तो इस एक आयोटा को तो आप इस डेल वाई के साथ रख दो, इस 1 आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही आप 1 आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 1 आयोटा हो जाएगा। फिर ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप क्या लिख सकते हो, इस माइनस को ओमिट कर सकते हो और यहां पर आयोटा लिख सकते हो। तो डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स इसीलिए प्लस आयोटा बन गया है, प्लस आयोटा के साथ में आ गया है। और डेल यू बाय डेल एक्स के साथ जब इस 1/i का मल्टीप्लाई करोगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे पास केवल डेल यू बाय डेल एक्स आ जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो आपने ये कुछ इस तरह की स्थिति बना ली, ये आयोटा बाहर क्यों लिया है कॉमन, अभी आपको समझ में आएगा। नाउ लुक एट दिस, इसे देखो और इसको देखो, ये डेल यू बाय डेल एक्स, ये भी डेल यू बाय डेल एक्स, ये आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स, ये आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स, दोनों एक जैसे हैं। तो दोनों में से अगर इसी टर्म को कॉमन ले लिया जाए तो आपके पास में क्या अंदर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। इस डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई को आप क्या लिख सकते हो, डेल जेड, बाकी ये एज इट इज रहा, ये डेल जेड आ गया। इस डेल जेड को उठाकर आप लेफ्ट हैंड साइड में इसके नीचे लेके चले जाओ और दोनों और क्या ले लो, लिमिट ले लो, ठीक है। वैसे यहां पर लिखना चाहिए था, इसके बाद में अगली जो स्थिति बनेगी ना वो ऐसे लिखना चाहिए था, मैं यहां लिख देता हूं, है ना, इस वाले के बाद में, है ना। दिस इंप्लाइज, अगली लाइन में लिखना, दिस इंप्लाइज एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड डिवाइड बाय डेल जेड। इस डेल जेड को उठाकर आप नीचे ले गए एंड दिस इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब दोनों और लिमिट ले लो, टेकिंग डेल जेड टेंड्स टू 0 बोथ साइड, है ना, दोनों और ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, लेकिन यहां पर तो z है ही नहीं, केवल आपका x और y है, तो देयर इज नो चेंज, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं आएगा, केवल ये यहां पर आ जाएगा। और जैसे यहां पर लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 करोगे तो ये बन जाएगा f डैश z, तो इसने डायरेक्ट यहां पे ये f डैश z लिख दिया, दिस इज इक्वल टू दिस वन, और यहां पे ये बिल्कुल एज इट इज रहा, ठीक है ना। अब आप डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स, मतलब कि किसी कॉम्प्लेक्स, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ये आ गई, है ना, एंड इट्स अ यूनिक वैल्यू। इट मींस दैट कि आपने ये दिखा दिया कि एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू इसके है, यानी कि आपने एफ डैश जेड का एग्जिस्टेंस दिखा दिया, और यही तो आपको दिखाना था। और ये लेकिन ये कर क्यों पाए हो, क्योंकि आपने इसकी जगह पर ये वाली चीजें लिखी, मतलब सीआर इक्वेशन का यूज करा, तब आप दिखा पाए। मतलब सीआर इक्वेशन अगर होल्ड कर रही हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ जेड के लिए तो उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स। मतलब आप एक्स के रिस्पेक्ट में यू और वी को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो भी वो एफ डैश जेड के बराबर है। या फिर आप इसकी वैल्यू को अगर यहां डेल यू बाय डेल एक्स की जगह पर डेल वी बाय डेल वाई लिख दें और डेल वी बाय डेल एक्स की जगह पर माइनस डेल यू बाय डेल वाई लिख दें तो ये इसके बराबर होगी। इट मींस दैट कि एफ डैश जेड बराबर या तो ये या फिर ये इसके बराबर होता है, और ये दोनों वैल्यूज को वो कई जगह पर यूज भी करेगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप लोगों ने क्या दिखा दिया, विच मतलब 1 और 2 प्रूव्स द सफिशिएंट ऑफ कंडीशन, मतलब कि आपने सीआर इक्वेशन और जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं उनके एग्जिस्टेंस से फंक्शन जो है वो क्या होगा, फंक्शन हमारा
डिफरेंशिएबल होगा, ये आपने दिखा दिया। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ हो जाता है। आई रिपीट अगेन, इस थ्योरम का प्रूफ अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे बच्चों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्योर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इस थ्योरम का प्रूफ को समझना इंपॉर्टेंट है प्योर मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये प्रूफ में आ सकता है आपको पेपर में। ठीक है, थ्योरम लिखा आ जाएगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया।